हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शायद वो तुम्हें याद होगा, और अगर याद नहीं है कोई टेंशन नहीं, मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी एक कहानी, जिस कहानी में मैंने आपको बताया था कि फंगस क्या होता है। फंगस एक यूकैरियोट होता है जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है, सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन शो करता है। अब लड़कियां सोचती हैं कि हमें हमेशा सुंदर रहना, जो कि मैंने लास्ट क्लास में कुछ समझाया था। तो सुंदर रहने के लिए आपने क्या करना है, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए और आपके नाखून अच्छे होने चाहिए। ये लड़कियों का क्राइटेरिया है। तो एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि सुंदर रहेगा, पर ये सुंदर तब तक रह सकता है जब तक इस पे फंगस का इन्फेक्शन ना हो। और ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ से बनी हुई हैं, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से बनी हुई हैं। और ये जिस डेड प्रोटीन से बने रहते हैं जिसका नाम है केराटिन। तो डेड चीज़ों पे तो यूटिलाइज करने के लिए अपना भाई है फंगस। ठीक है, ग्रो करेगा उस पर और सारी सुंदरता जो है वो तहस नहस कर देगा। और एक बार अगर आपके शरीर में किसी फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो आप उसे दबा सकते हैं, पर उसकी आवाज़ को मिटा नहीं सकते। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि जैसे इसको मौका मिलेगा चीख चीख के बाहर आने लगेगा, मतलब फिर से इन्फेक्शन अपीयर हो जाएगा। मतलब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है ह्यूमिड एनवायरनमेंट। किसी भी फंगस, चाहे डैंड्रफ हो गया, चाहे दाद हो गया, कुछ भी हो गया, ये हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। ठीक है, ये सारी। अच्छा, फिर मैंने आपको बताई थी फंगस बॉडी। फंगस बॉडी मैंने आपको बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफी। ठीक है, बहुत सारे जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं तो ये एक जाल बनाते हैं या पूरी फंगस बॉडी बनाते हैं जिसका नाम है माइसीलियम। ठीक है, अब ये जो हाइफी हैं इसमें दीवारें हो भी सकती हैं और दीवारें नहीं भी हो सकती हैं। जिनमें दीवारें होती हैं उनको कहते हैं सेप्टेट। सेप्टा का मतलब होता है दीवार। ठीक है, तो जिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप हाइफी कह रहे हैं उसमें दीवारें होंगी तो सेप्टेट हाइफी, और जिनमें नहीं होंगी सीधी बात है भाई एसेप्टेट हाइफी। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो हमेशा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा जब न्यूक्लियस होते हैं तो इसे हम मल्टी न्यूक्लिएट सेप्टा कहते हैं या सिनोसेटिक सेप्टा कहते हैं। इतनी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अगर आपको बहुत तेज लगा तो लास्ट वीडियो आप फिर से देख लो। ठीक है, अब आपको मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फंगस के इमेजेस लगी हुई हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ठीक है, कि फंगस का शेप आप नहीं बता सकते कि फलाना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का शेप बताओगे ना तो आप सबको बता दोगे कि भाई एक सर है, एक धड़ है, दो पैर है, दो हाथ है। ऐसा कोई एक्सक्लूसिव इंसान नहीं होता कि 10 हाथ वाला होता है। ठीक है, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग शेप्स में पाए जा सकते हैं। सबसे पहला जो शेप होता है वो होता है ब्लास्टोपोर, मतलब ईस्ट लाइक फंगस। ठीक है, ईस्ट क्या होता है, जो केक बनाते हैं ना आप उसमें ईस्ट डालते हैं, और ये हमेशा होते हैं राउंड राउंड। तो जो आपको दिख रहे होते हैं राउंड राउंड, उन्हें आप कहते हैं ईस्ट लाइक फंगस। या स्पोर जो प्रोड्यूस करते हैं उन्हें आप कहते हैं, जो राउंड राउंड दिखाई देंगे, ईस्ट लाइक फंगस। और ये जो आपको दिख रहा है राउंड राउंड स्ट्रक्चर, इसका नाम है ब्लास्टोपोर। क्या है, ब्लास्टोस्पोर। ठीक है, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोस्पोर। ब्लास्टोपोर आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। सो ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। स्पोर के बारे में पूरी कहानी आगे पढ़नी है। ठीक है, दिस इज द स्यूडोमाइसीलियम। ये जो राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है, स्पोर्स हैं। पर स्पोर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ बना हुआ है। तो पेड़ दिख रहा है पर एग्जैक्टली ये पेड़ है नहीं, इट इज अ बंच ऑफ द स्पोर्स। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं हाइफा की, तो ये होते हैं ईस्ट लाइक हाइफा। क्या होते हैं, ईस्ट लाइक हाइफा। ईस्ट लाइक हाइफा का मतलब ये है कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, पर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपरली लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो तो इसे आप कहते हैं हाइफी। ये स्यूडो हाइफी वाले स्ट्रक्चर हैं, ये हाइफी वाले स्ट्रक्चर हैं। ये जो थैलस आपको दिखाई दे रही है, ये जो फंगल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसमें कोई थ्रेड ब्रेड नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, आपके स्पोर्स। और ऐसी फंगल बॉडी जो सिर्फ स्पोर से बनी हो, कोई थ्रेड ब्रेड नहीं हो, उसे आप कहते हैं ईस्ट लाइक फंगस। और ऐसे फंगस जिसमें थ्रेड लाइक अरेंजमेंट हो उन्हें आप कहते हैं फिलामेंटस फंगस। अब ये भी दो प्रकार के हैं भाई साहब, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। एक होता है दीवार वाला जिसको आप कहते हैं सेप्टेट हाइफी, एक होता है बिना दीवार वाला जिसको आप कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। तो कोई भी फंगस दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है फिलामेंटस और एक होता है ईस्ट लाइक। बस आगे चलें, कोई दिक्कत परेशानी? अरे नहीं होनी चाहिए भाई, आगे देखो। कोई भी सेप्टा कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने एक सेप्टा ऐसा बना दिया
ठीक है। तो कोई न्यूट्रिशन अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है तो कैसे पार करोगे, नहीं कर पाएंगे ना अपन। तो कोई भी सेप्टा जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, ऐसे जुड़ा हुआ पूरा नहीं होता, उनके बीच में छोटा सा एक छेद होता ही होता है ताकि न्यूट्रिशन को आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जो है पार कर सकें, ठीक है। तो जनरली हर सेप्टा जो होता है उसके बीच में जो छेद होता है उसको आप पोर कहते हैं। इवन कोई भी छेद इस दुनिया में स्पोर जो ओपनिंग होती है उसको आप पोर ही कहते हैं। तो हमेशा जो सेप्टा होता है उसमें पोर होते हैं ताकि एक जगह से न्यूट्रिशन दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सके। आई बात समझ में। नॉर्मली, अच्छा ये मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर लगाया, देखिए कितना बेहतरीन एक नंबर डायग्राम है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एक हाइफी का डायग्राम है, ठीक है। हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, it contains septa never been completed because how they will transfer the nutrition from the one side to the another side, so that is the problem ना। तो यहाँ पर सेप्टा के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, एक होल है ताकि न्यूट्रिशन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ठीक है। अगली बात, ठीक। अब देखो, अब मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको क्या क्या है। ये जो हाइफा है ये है उसकी दीवार, ठीक है। और हमेशा जो फंगस होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो एक बेहतरीन प्रकार के मटेरियल से बनी होती है जिसका नाम है काइटिन। बहुत सारे लोगों को मैंने इसको चिटिन चिटिन बोलते सुना है, ये चिटिन मिटिन नहीं होता, ये काइटिन है इसका नाम, ठीक है। तो फंगल जो वॉल या फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड लेयर है, ठीक, कॉम्प्लेक्स शुगर, ओके। नाउ न्यूक्लियस जो होता है हर हाइफी में या हर फंगल बॉडी में या हर माइसीलियम में एक से ज्यादा होता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक, ठीक है। उसके बाद इसमें सेप्टा होता है जो कि कंप्लीट नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आपको मिलेंगे क्योंकि एक वेल डेवलप्ड जो है तो यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, भाई यूकैरियोटिक सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होगा, तो एनर्जी कौन स्टोर करेगा इनके लिए, ठीक है। उसके बाद इनके पास गोल्गी अपैरेटस होता है, इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ये अपने शरीर का प्रोटीन बनाते हैं। तो मैंने आपको, मुझे याद है कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे प्रोटीन बनाता है ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो न्यूक्लियस से आपका जो आरएनए होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, प्रोटीन बनता है और प्रोटीन फिर गोल्गी बॉडी में जाता है ताकि वहां कटाई छटाई हो सके। तो कुल मिला के न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और राइबोसोम, इन सब का जो काम होता है वो प्रोटीन बनाना होता है। किसके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए भैया, फंगस के लिए, ठीक है। सो इट इज अ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और इनके पास बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल होते हैं जो कि अलग अलग चीजों को स्टोर करते हैं, कुछ फैट को स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन को स्टोर करते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। आगे चलें तो देखें, तो ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग कि इनका जो बॉडी होता है वो सेप्टेट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद इनके माइसीलियम इज व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ द हाइफी, ठीक है। ये मोनोकैरियोटिक हो सकता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। या मैं आपको बताऊं कि हाइफी जो होता है, ठीक है, या किसी भी फंगल बॉडी में, ध्यान समझिए, सेप्टेट माइसीलियम इंडिविजुअल से में कंटेन द सिंगल न्यूक्लियस, इसे आप क्या कहते हैं, मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियस। माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम, जब नया नया माइसीलियम बनता है, व्हाट इज द माइसीलियम, इट इज द जॉइनिंग ऑफ द हाइफी। तो जब नया नया माइसीलियम होता है तो उसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, पर जब जब माइसीलियम की ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो हाइफी में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, पर जब ज्वाइन होता है तो सिर्फ कितने होते हैं, 2, ठीक है। इसे आप कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। उसके बाद इनकी जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, कभी कभी इसे आप फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं, ठीक है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। सो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, chitin is a polysaccharide, chitin contain the nitrogenous compound called as N-acetyl glucosamine, chitin is a polysaccharide, ठीक है, polysaccharide मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, जैसे फाइटोप्थोरा और पाइथियम, ठीक है। कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जिनकी सेल वॉल
आपकी सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि फाइटोप्थोरा और पाइथियम, ठीक है, एंड अदर ऊमाइसिटीज। अदर ऊमाइसिटीज में बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं आपने पढ़ने हैं आगे चल के, ठीक है। इनका जो स्टोर्ड मटेरियल होता है फंगस का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप इनटू दिस, ठीक है, इनका जो स्टोर मटेरियल होता है वो ऑयल और ग्लाइकोजन होता है, और इनके पास इसके लिए वेसिकल्स होते हैं जिसमें ये ऑयल और ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। इनके पास यूनिसिस्टरल जो है तो गोल्गी बॉडी होती है। यूनिसिस्टरल, जैसे दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द यूनिसिस्टरल गोल्गी बॉडी, मतलब एक ही सिस्टर नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो दे हैव यूनिसिस्टरल गोल्गी बॉडी। नाउ सो ये स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट समझ में आया कि कैसे क्या कहानी होती है। नाउ माइटोसिस, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन अगर हो गया है, चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो रहा हो चाहे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। रिप्रोडक्शन चाहे सेक्सुअल हो रहा हो चाहे रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है एसेक्सुअल हो रहा हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा हो, इसमें हमेशा रिप्रोडक्शन कैरियोकाइनेसिस टाइप का होता है। कैरियोकाइनेसिस टाइप का रिप्रोडक्शन का मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मली सेल डिवीजन होता है ना, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज, ठीक है, डिप्लोटीन, पैकाइटिन, ये सारी स्टेजेस इनके सेल डिवीजन में पाई जाती हैं, तो इनका सेल डिवीजन बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे नॉर्मल सेल का होता है। तो सोमैटिक सेल, माइटोसिस इन द सोमैटिक सेल इज द कैरियोकाइनेटिक टाइप। तो बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनकी बात छोड़िए, जो नॉर्मल सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, उनका बिल्कुल नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, मतलब न्यूक्लियस दो भागों में चला जाता है और वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती उन्हें हम सोमैटिक सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल में रिप्रोडक्शन फंगस में बिल्कुल नॉर्मल प्रकार का होता है, जिसमें जो जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में कटता है और दो नई सेल्स में चला जाता है, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? इनका न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। इनका न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, सही बात है, हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग चीजों से न्यूट्रिशन लेते हैं। और या इनका न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोफाइट, ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग चीजों से न्यूट्रिशन लेने वाला होता है, ठीक है। उनका न्यूट्रिशन जो है पैरासाइटिक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी फंगस हैं जो आपके शरीर में घुसकर आपके शरीर, वही है जो आपने उरी मूवी देखी होगी ना कि अपने घर में घुस के मारते हैं, ठीक है, तो नहीं देखी तो देखिए, तो उरी मूवी जो है उसी टाइप के ये होते हैं कि शरीर के अंदर घुस जाएंगे, आपने कुछ पता नहीं चलना है, आपका ही न्यूट्रिशन लेने लगेंगे। तो ये पैरासाइटिक भी होते हैं। और क्या लगता है तुम्हें कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए पैरासाइटिक है? नो नो नो, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, स्मार्ट्स, ये सब ऐसे फंगस हैं जो प्लांट्स को भी तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगस देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेज, ठीक है, फेजेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इनके रिप्रोडक्शन में दो फेजेस होती हैं बच्चों, एक होती है सेक्सुअल फेज और एक होती है एसेक्सुअल फेज, ठीक है। ये अपने लाइफ साइकिल में दो फेजेस शो करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, ओके, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके लाइफ में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वन इज द वेजिटेटिव फेज एंड सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो इनके बॉडी में या इनकी लाइफ साइकिल जो है वो दो अवस्थाओं में चलती है। एक होता है वेजिटेटिव फेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब ऐसे जब एक ही लाइफ साइकिल में दो फेजेस चले तो इसे आप कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन ही बदल जाए, जनरेशन में अल्टरेशन आ जाए। तो अगर एक ही लाइफ साइकिल में आपकी दो प्रवस्थाएं हैं, वन इज द वेजिटेटिव फेज जिसमें आप अपने आप को तैयार वैयार करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, और नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। उसके बाद फंगल बॉडीज विच एंटायर सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है, इज कॉल्ड एज होलोकार्पिक, ठीक है। जब फंगस की बॉडी पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे आप कहते हैं होलोकार्पिक। अब जब फंगल बॉडी जो है अपनी नॉर्मल थैलस बॉडी में तैयार होती है, मतलब कि रिप्रोडक्शन अभी नहीं करना है या रिप्रोडक्टिव बॉडी नहीं है, तो इसे आप कहते हैं यूकार्पिक। दोनों में डिफरेंस समझिए। व्हेनेवर द कंडीशन ऑफ द फंगस इज इन द यूकार्पिक स्टेज, वो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता,
पर जब उसको रिप्रोडक्शन मतलब पूरा ग्रो करके तैयार करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो अब उस फंगल बॉडी स्टेज को क्या कहते हैं, यूकार्पिक, होलोकार्पिक। सो नो रिप्रोडक्शन इन द यूकार्पिक, रिप्रोडक्शन इन द होलोकार्पिक। ठीक है, अब इस लाइफ साइकिल को समझिएगा जो मैंने आपको बताई थी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो बेसिकली 2 जनरेशन में होता है। ठीक है, एक होती है सेक्सुअल जनरेशन और एक होती है वेजिटेटिव जनरेशन, या एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान समझिएगा कैसे होता है ना। फंगस में एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। अच्छा, अब आपने ध्यान से समझना है मेरी बात को जो मैं समझा रही हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बैठे रहोगे। ठीक है ना, अब बात को ध्यान समझना कि यहाँ पर अभी अपने पास क्या है, ध्यान समझो। सपोज दैट कि हमारे पास स्पोर्स हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास क्या है, स्पोर। यहाँ से शुरू करें अपन लोग। स्पोर कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट हुआ, स्पोर क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट हुआ तो क्या बना, माइसीलियम। क्या बना, माइसीलियम बना। ठीक है, स्पोर जर्मिनेट हुआ, हाइफी बना, हाइफी से माइसीलियम बना। माइसीलियम अभी कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कैसा है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब इस माइसीलियम में जो कि सिंगल स्ट्रक्चर है, इसी से जुड़ जाए क्या, एक और एन जुड़ जाए यहाँ से। ठीक, तो ये एक माइसीलियम हो गया और ये जो है दूसरा एन भी इससे जुड़ गया। ध्यान से समझें आप बात को कि अभी माइसीलियम के पास क्या है, सिंगल एन प्रवस्था है। माइसीलियम के पास क्या है, अभी सिंगल एन है। ओके, ठीक है, माइसीलियम के पास क्या है, सिंगल एन है। इसी एन से आपने दूसरा एन भी जोड़ना है, मतलब एक और सेल को जोड़ दिया। सपोज दैट इसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, फीमेल, और इसको आपने क्या कंसीडर कर लिया, मेल। ठीक है, जबकि मेल और फीमेल इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, बट अभी आपका माइसीलियम कैसा है, सिंगल एन। सपोज दैट कि वो डेवलप हुआ और वो उसको आपने मेल मान लिया, उसी के साथ आपने फ्यूज करना है एक दूसरे जो है सेल को, जो कि इन्हीं की प्रजाति की होगी। ठीक है, इसी फंगस की प्रजाति की होगी। इसको आपने कंसीडर कर लिया मेल एंथ्रीडियम। ठीक, इसको आपने कंसीडर कर लिया उगोनियम। ठीक है, या उगोनियम। ठीक है, उगोनियम मतलब फीमेल, एंथ्रीडियम मतलब मेल। ये आपके जिम्नोस्पर्म वगैरह में भी चलेगा। ठीक है, अब आपके सेल को आपने क्या करना है, फ्यूज करना है। अब आपके सेल को क्या करना है, फ्यूज करना है। जब आप अपने सेल को पास पास लाते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं, तो अभी एक ऐसी कंडीशन है, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, जिसमें न्यूक्लियस के पास अभी, या क्या कर सकते हैं अपन, पूरी सेल को आपने जोड़ लिया, तो अभी आपके सेल के पास कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। इट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक कंडीशन। अब उसके बाद आपने सबसे पहले क्या किया है, प्लाज्मोगैमी किया है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, प्लाज्मागैमी किया, जिसमें आपने 2 सेल के पहले जो है साइटोप्लाज्म को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज किया। जब आपने 2 सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज किया, ठीक है, ध्यान समझिए, जब आपने 2 सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज किया, तो अभी आपके सेल के पास कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। सिर्फ अभी क्या फ्यूज हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक कंडीशन। थोड़ी देर के बाद आपने इसको न्यूक्लियस को भी फ्यूज कर देना है। जब आप न्यूक्लियस को फ्यूज कर देंगे तो आपकी कंडीशन अब क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, डिप्लॉयड हो गई। डिप्लॉयड हुई तो इस कंडीशन को आपने क्या कहना है, इस कंडीशन को आपने कहना है जाइगोट। ठीक है, इस कंडीशन को आपने क्या कहना है, जाइगोट कहना है। अच्छा, यहाँ तक की कंडीशन अब क्या कहलाई, बताओ मुझे। यहाँ तक की कंडीशन कहलाती है गैमीटोफाइट। क्या कहलाई है, गैमीटोफाइट। ठीक है, जिसमें आपने मेल और फीमेल को डेवलप किया, और फिर जाइगोट जो है, अब ये क्या करेंगे, आप इसकी मियोसिस करेंगे। मियोसिस, अभी गैमीटोफाइट तो फिलहाल के लिए हटाई दो। अभी आपको मैंने ये बताया कि भाई आपने न्यूक्लियस को फ्यूजन किया, फ्यूजन करने के बाद डिप्लॉयड स्टेज बनी। डिप्लॉयड स्टेज करने के बाद जब आपने फ्यूज कर लिया तो जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस करिए तो 1 से 4 सेल बनेंगी, पर वो सारी अब कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और आपके पास बन जाएंगे फिर से बहुत सारे स्पोर। देन ये स्पोर जो है आप जमीन पे गिर जाएंगे, ये जर्मिनेट होंगे और ये माइसीलियम बनाएंगे। पर माइसीलियम अभी कैसा होगा, हैप्लॉइड। इस हैप्लॉइड माइसीलियम के साथ दूसरा हैप्लॉइड माइसीलियम फ्यूज करेगा और उनमें होगी मिक्सिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियस, देन विल मेक द zygote. Zygote again divide by the meiosis. They will make 4 spores, and then spore will put it down into the soil. Then they will germinate and make the new mycelium. So here they will mix the plasma membrane. Here the fusion of one mycelium with the another mycelium, and they make the diploid structure. ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर यहीं अगर आपको एसेक्सुअल करना है तो आप क्या करोगे, ये जो माइसीलियम आपके पास हैप्लॉइड है, ये जो माइसीलियम आपके पास हैप्लॉइड है, ये माइसीलियम हैप्लॉइड जो होता है,
ये क्या बनाएगा, सबसे पहले ये बनाएगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये क्या बनाएगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मतलब कि आपके स्पोरेंजियोफोर वगैरह बनाएगा, स्पोरेंजियम वगैरह बनाएगा। उसके अंदर अभी कितना स्पोर है, अभी एक स्पोर है। ये स्पोर मियोसिस करेगा तो कितने स्पोर बन जाएंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, ओके, 4 स्पोर बन गए। ठीक है, ऐसे ही 4 बनाएंगे तो फिर कितने स्पोर बन जाएंगे, 8। और ये क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, या इसी को आप कह सकते हैं स्पोरेंजियम। क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या होगा, बस्ट होगा और सारे स्पोर बाहर आ जाएंगे। मेरी बात को आप समझे, क्या किया हम लोगों ने माइसीलियम को डेवलप किया इन द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर अभी एक स्पोर था या एक न्यूक्लियस था या एक स्पोर था, वो मियोसिस करके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा और बहुत सारे स्पोर बना लेगा। स्पोरेंजियम पे लोड बढ़ेगा और वो बस्ट हो जाएगा, बहुत सारे स्पोर जमीन में गिर जाएंगे और फिर जर्मिनेट होंगे और फिर से माइसीलियम बनाएंगे। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने एक माइसीलियल सेल के साथ दूसरी माइसीलियल सेल को फ्यूज किया। इसमें आपने एक माइसीलियल सेल को स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में डेवलप किया, अंदर स्पोर भरे हुए हैं, मियोसिस होते 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 खूब सारे डिवाइड होंगे, फटकर बाहर आ जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे और नए स्पोर बनाएंगे। 2 रिप्रोडक्शन है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगस में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस की जो कहानी है वो एक ही लाइफ साइकिल में 2 फेजेस में चलती है, एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज और एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि फंगस का बेसिकली रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो कभी कभी फंगस जो होता है उसकी पूरी सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाती है मतलब जैसे ईस्ट को देखिए, ईस्ट में अल्टरेशन जनरेशन नहीं, सीधे ईस्ट होते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं और फिर वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बडिंग करते हैं सॉरी, और डेवलप हो जाते हैं। तो वो रिप्रोडक्टिव, पूरी बॉडी रिप्रोडक्टिव है। पर अगर फंगस में भी आपने अलग अलग बॉडी पार्ट डेवलप किए हैं तो इसे आप कहते हैं यूकार्पिक। अब if the whole body is the reproductive part, then it is the holocarpic. If some part is the reproductive part, other is the normal part, it is the eucarpic body. ठीक है, तो मैंने आज आपको सिखाया कि फंगस में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ फंगस में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, वो भी कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द मोर प्रिसाइजली और ज़्यादा अच्छे से रिप्रोडक्शन के बारे में। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल से। सो थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।